Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking Class 12th और BSc Chem। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे जेईई मेंस का 2023 का पेपर शिफ्ट 2 का है। कौन सा है? 30 जनवरी का है। इससे पहले हम लोग ने शिफ्ट 1 भी क्लियर कर दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाओ उसको जल्दी से देखिए आओ, लेकिन इस वीडियो को रोक के नहीं, इसको देख लो फिर वो देख लेना, क्योंकि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास कौन सा शिफ्ट 1 है कौन सा शिफ्ट 2 है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जानी है। और मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप लोग पेपर्स उठा के देखो तो आप लोग को क्वेश्चन भले रिपीट ना मिले, लेकिन आप लोग को फॉर्मूला, मेथड्स और वही एक्सप्लेनेशन आपको बार बार मिलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस लास्ट ईयर की प्रैक्टिस जरूर करो, जिससे क्लियरिटी बहुत ज्यादा आएगी और जेईई का पेपर भी बहुत अच्छे से निकलेगा। ये सिर्फ जेईई वालों के लिए नहीं है, नीट वालों के लिए भी है। हो सकता है कुछ नीट वाले बच्चे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो केमिस्ट्री की, तो ध्यान रखना आप लोग को कोई मतलब नहीं है कि आप लोग कौन सी ईयर का लगा रहे हो। आप लोग को सिर्फ मतलब है उसके एक्सप्लेनेशन से, उस क्वेश्चन के मेथड से, और या फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से। क्लियर? और चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ जेईई में हमारे पास सेक्शन ए होगा और हमारे पास ऐसे ही सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज चलेंगे और सेक्शन बी में हमारे पास एमसीक्यूज नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट उसको सॉल्व करके उसका आंसर टाइप करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें जल्दी से। अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन ए में क्या कह रहा है हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ClCO बॉन्ड, ठीक है, एंगल वैल्यूज इन, अच्छा एक फेशियल आइसोमर होता है, एक मेरिडोनल आइसोमर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इज आर। अब मैं बता देता हूं कौन सा क्या होता है। अगर हमारे पास फैक आइसोमर है तो हमको ध्यान रखना है उसमें हमारे पास जो लिगेंड्स होंगे वो सेम साइड होंगे और दूसरे जो लिगेंड्स होंगे वो सेम साइड होंगे। कुछ समझ आया? मतलब जो फैक आइसोमर होगा, जैसे अब इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, तो CO एक NH3, ठीक, एक NH3, एक NH3, फिर आएगा हमारे पास एक Cl और एक Cl, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, 3 NH3 सेम साइड है और 3 Cl सेम साइड है, तो इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर यानी फैक आइसोमर। इसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 90 डिग्री का ही, अरे 90 डिग्री सेल्सियस नहीं, सिर्फ 90 डिग्री का ही एंगल बनता है, इसके अलावा कोई और एंगल नहीं बनता है। और 180 डिग्री और 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो हमारे पास, जो थीटा बनता है वो हमारे पास बनता है सिर्फ और सिर्फ मर आइसोमर में, यानी मेरिडोनल आइसोमर में बनता है, इसके अलावा कहीं और नहीं बनता है। इतना एक्सप्लेनेशन काफी, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो फैक्चुअल आइसोमर है, 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं। हियर Cl माइनस ऑक्यूपाई पोजीशन एट द कॉर्नर ऑफ वन फैक ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, जो कि पूरा ये बना रहा है। अब यहां से तुम इसका ध्यान देखना, 90 डिग्री देखना, एक इस तरह, इस तरह, इस तरह, देखो 90 डिग्री में आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका भी एंगल ले तो देखो इस तरह, देखो ये भी 90 डिग्री में ही आ रहा है। यहां से चालू करोगे थीटा इसका उल्टा रहेगा, तो यहां पे ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। लेकिन अगर तुम यहां पे देखोगे मर आइसोमर में, तो वहां पे कैसे बन रहा है, वहां पे 180 डिग्री भी बन रहा है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, देखो अमोनिया का यहाँ पे 180 डिग्री भी जा रहा है, ठीक है, और अमोनिया COCl में हमारे पास 90 डिग्री का भी एंगल जा रहा है। तो यहाँ पे 180 डिग्री और 90 डिग्री दोनों फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे ऑल 3 Cl माइनस लिगेंड्स आर म्यूचुअली 90 डिग्री। अगर तुम भूल जाते हो तो तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, तुम लोग ने F9 वाली कार देखी है ना, तो मतलब F1 वाली कार देखी ना, तो वैसे ही तुम लोग F9 समझ लो। F यानी फेशियल आइसोमर और 9 यानी 90 डिग्री, बस इससे अच्छे से याद कर लो। और बाकी बचा हमारे पास जो मेरिडोनल, उसमें हमारे पास 180 डिग्री भी है और दूसरा हमारे पास एंड 90 डिग्री भी है। तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना। मर आइसोमर 180 डिग्री, 90 डिग्री, फेशियल आइसोमर सिर्फ 90 डिग्री। फेशियल आइसोमर में 3 हमारे पास ऐसे सेम साइड होंगे, 3 सेम साइड होंगे। उसमें क्या होगा, सिर्फ एक डिफरेंट होगा, बाकी 2 सेम साइड होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अच्छा, हमको एक फिनॉल दे रखा हुआ है, एक फिनॉल है नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक फिनॉल है, एक नाइट्रो ग्रुप है, एक फिनॉल है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें से पूछा है कौन सा ऑर्डर सही होगा, ठीक है। चलो और देख लेते हैं जल्दी से।
यहां से हम लोग को जो देखना चाहिए वो सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए, यहां से तुम लोग को एक चीज शायद डिफरेंस दिख रहा हो कि यहाँ पे NO2 ग्रुप भी है, ठीक है, यहां से मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक, और यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, मतलब 2 मिथाइल 2 मिथाइल, सिर्फ चेंज यहीं पर है और चेंज कहीं पर भी नहीं है। तुम अगर ध्यान दो तो देखो, बाकी ये तो हमारे पास न्यूट्रल है तो कुछ नहीं होगा। अब यहां से बताना है pKa। pKa का मतलब होता है, ये बताता है एसिडिटी। किसकी फॉर्म में बताता है? एसिडिटी। अच्छा एक बात बताओ, जिसका pKa सबसे कम होगा वो एसिड सबसे अच्छा होगा। मान ले, तुम ऐसे समझना, मान लेते हैं मेरे पास एक pH स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 पे क्या आ जाता है? न्यूट्रल। 7 पे क्या आ जाता है? न्यूट्रल। देखो बहुत शॉर्ट बता रहे हैं तो शायद समझ में भी तुम लोग को और अच्छे से आएगा। जैसे मान लेते किसी एसिड की वैल्यू है 1, किसी एसिड की वैल्यू है 3, तो इन दोनों में से इन दोनों की pKa वैल्यू, इसकी pKa वैल्यू ज्यादा है तो ये कम अच्छा एसिड है, इसकी pKa की वैल्यू कम है तो ये सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है। अब समझ आ गया? ठीक है। अब यहां से हम लोग को एक चीज का ध्यान देना है कि यहां से pKa किसका ज्यादा होगा, मतलब pKa किसका ज्यादा किसका कम होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां से बताना, ये इलेक्ट्रॉन, देखो जो NO2 होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना अच्छा एसिड, इसका मतलब उसका pKa सबसे कम, यानी सबसे अच्छा एसिड, ठीक है। तो इसका pKa सबसे कम, तो यानी C जो होगा सबसे आखिरी में होगा। देखो सबसे आखिरी में C कहां पे है? सबसे आखिरी में C एक यहां पे एक यहां पे, यानी 2 और 3 हो सकता है। मैंने 3 लगाया, अभी उसको मत देखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं और यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है। अब क्या होना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, ये मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी रिंग को क्या करेंगे? अनस्टेबल करेंगे। अगर अनस्टेबल करेंगे तो इसका मतलब ये उतना अच्छा एसिड नहीं रह जाएगा, ये तो वीक एसिड की तरफ आ रहा है क्योंकि इसका pKa ज्यादा जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है? तो इसका मतलब, लेकिन यहां पे भी वही मिथाइल ग्रुप है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं भाई, रिंग को अनस्टेबल कर रहे हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो भाई जैसे है वो वैसे ही है। इसका मतलब पहले C आएगा, फिर हमारे पास A आएगा, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास कौन आना चाहिए? इसके बाद यहां पे भाई कार्बन 3 है, यानी बहुत ज्यादा होगा, तो इसी वजह से हमारे पास D आ गया। फिर हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन और B आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन एक नेगेटिव तो उसको भी अनस्टेबलाइज कर रहे, तो इस वजह से B आ गया, ठीक। इतनी बात कुछ समझ आई? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बात ध्यान रखने वाली है, जो pKa है इंडिकेट द एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। लोअर pK स्ट्रॉन्ग एसिड, वीकर pA वीक एसिड, ठीक। अच्छा यहाँ पे ध्यान देते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इंक्रीज कर रहा है एसिडिटी तो उसका pKa कम होगा, जैसे कि हम लोग ने देखा NO2 के साथ, ठीक। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिटी को, तो इसका मतलब उसका pKa बढ़ता चला जाएगा, तो इसीलिए देखो सबसे आखिरी में हो गया वो। तो NO2 एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका pKa सबसे कम होगा। यहाँ पे क्या है? मिथाइल, यानी हमारे पास CH3, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका pKa हाईएस्ट होगा। अब समझ आ गया? तो इसको अच्छे से ध्यान रखना और बार बार पढ़ने की कोशिश करना, जिससे तुम्हारी क्लियरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में दे रखा हुआ है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड एंड इम्प्योर मेटेलिक फॉर्म यूज्ड एज कैथोड, ठीक है। ड्यूरिंग हॉल हेरोल्ड फ्रल, स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, उसमें हमको दे रखा है प्योरीफाइड एल्यूमिना जो है इज मिक्स्ड विद NaAlF6 लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे तुमको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो हमारे पास एक होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, दूसरा हमारे पास यहां से होता है एक बेयर्स प्रोसेस। तुम लोग ने सुना है? अच्छा छोड़ो, तुम लोग ने बॉक्साइट ओर सुना है? तो बॉक्साइट ओर यहां पे लेते हैं, पहले बॉक्साइट ओर से ज्यादा समझ आता है।
ठीक, अच्छा यहां से हमारे पास ये होता है Al2O3.2H2O, बॉक्साइट और होता है, ये एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए होता है। यहां पे एल्यूमिनियम का रिडक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए फिर यहां पे आते हैं साइंटिस्ट हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस, जो यहां पे करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, जहां से हम लोग को प्योर एल्यूमिनियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक, प्योर एल्यूमिनियम हम लोग को मिलता है। लेकिन यहां से जो बॉक्साइट ओर है वो यहां से हम लोग इसको NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं। Na Al एक एम्फोटेरिक एलिमेंट है, तो इसीलिए सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, तो यहां से हमारे पास NaOH प्लस AlOH का होल थ्राइस हम लोग के पास बन जाता है। ठीक है, वापस से फिर हम लोग क्या करते हैं, जो AlOH का होल थ्राइस होता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसको हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, तो हम लोग को यहां से Al2O3 प्लस 2H2O हम लोग को मिल जाता है। यहां से इतना सिंपल हम लोग को क्या मिल गया? एल्यूमिना मिल गया। अब ये एल्यूमिना क्या होता है? बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कि हमने क्या किया, हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस में थोड़ा समझा देता हूं तुम लोग को। इसमें होता क्या है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये पूरा कंटेनर है। ठीक है, इसमें हमने ऊपर से लगा रखी है कार्बन की रॉड्स। ठीक है, इस कंटेनर को हम थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं, यहां से पूरा इस तरह एक इंप्योरिटी वाला सेक्शन बना होता है। ठीक है, यहां से इंप्योरिटी सारी बह करके निकल जाती है। यहां से होता क्या है, हमारे पास मेटल रॉड्स होती हैं। ठीक है, अब यहां पे हम एल्यूमिना डालते हैं Al2O3, लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की मदद से ये टूटता नहीं है, तो इसीलिए, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बच्चों होता है 2050 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए हम लोग इसमें यूज करते हैं क्रायोलाइट। क्या यूज करते हैं? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होता है हमारे पास? Na3Al F6, ये होता है हमारे पास क्रायोलाइट। अब क्रायोलाइट क्या करता है, क्रायोलाइट लेते हैं और इसकी मोबिलिटी यानी आयंस को बढ़ाने के लिए हम लोग यहां पे एक और इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, वो होता है CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोरस्पार। ठीक है, इसकी आयंस की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहां से पहली बात क्या करेगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करेगा। कहां तक कम करता है? 950 या 970 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। ठीक है, तो कम करता है, जिसकी वजह से ये Al और O2 में ब्रेक होता है। तो Al वाले पे +3 चार्ज है, Al पे +3 चार्ज है, कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज। तो Al वहां पे जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। इसका मतलब Al3+ है, उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Al में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से हम लोग को मिल जाता है एल्यूमिनियम का रिडक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम का रिडक्शन बाकी किसी मेटल के साथ, कार्बन के साथ नहीं हो पा रहा था। कि अगर हम लोग चाहें Al2O3 है प्लस हम लोग कार्बन ले लें, तो यहां से एल्यूमिनियम प्लस यहां पे CO2 मिल जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन नहीं हो पा रही थी। कुछ समझ आया कि हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस भी क्या है, उसका रोल क्या है? तो इसीलिए हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो प्योर मेटल एक्ट एज एनोड, नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्प्योर मेटल एक्ट फॉर्म एज कैथोड, नहीं, ये भी गलत। तो इसी वजह से स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहां से क्या हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। देखो यहां पे हम लोग को कुछ, तुम अगर ध्यान से देखना तो तुम्हें इधर वाले कुछ सेम मिलते जाएंगे। कैसे? और पहले ध्यान देते हैं। देखो यहां पे है क्लोरोफॉर्म और ये क्या है हमारे पास? एनिलीन। अच्छा ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म एक अच्छा वोलेटाइल नेचर शो करता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसका मतलब एक बार बताओ, क्लोरोफॉर्म को इसका मतलब हीट करने की जरूरत है? भाई वो तो वैसे ही इवेपोरेट हो रहा है। इसका मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम रहेगा और इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो जिसमें लार्ज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मिले तो तुम उसको लगाना डिस्टिलेशन। क्या लगाओगे? डिस्टिलेशन। तो यहां से देखो एक अथर्ड गया, एक अथर्ड, अब देखो कहां कहां पे एक अथर्ड हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में भी है और ऑप्शन नंबर 3 में भी है। अच्छा उसके बाद देखो यहां पे क्या है, ये भी एक तरह से देखो कार्बन की चेन है। ठीक है, ये भी एक तरह से देखो कार्बन की चेन है।
यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। इसका मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोज है एक दूसरे से। तो जब भी क्लोज आएगा तो ध्यान रखना हमेशा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जाएगा। भाई ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, वरना स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत बार आता है एग्जाम्पल में, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। जिनका लार्ज रहेगा वो डिस्टिलेशन से जाएंगे, जिनका एकदम सिमिलर क्लोज रहेगा वो हम, भाई देखो कार्बन की ही चेन तो है 5 और 6, बहुत ज्यादा कहां अंतर है। और कार्बन चेन जितना ज्यादा उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तो उतना ज्यादा वो किससे जाएंगे, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जाएंगे। अब तुम लोग के क्लोज फ्रेंड तो होंगे ना, क्लोज फ्रेंड CF तो क्लोज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इससे ध्यान रखना। अब हमारे पास देखो एनिलीन है और उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ है वाटर, एनिलीन और वाटर। अब यहां पे एक बात ध्यान देने की कोशिश करना, एनिलीन जो रहता है, देखो पहली बात, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में जाएगा, वो जाता है स्टीम से। तो यहां पे C का चला जाता है फर्स्ट, स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक। बाकी बचा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, तो वो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर वो अलग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर वो अलग रहेगा, ठीक है। तो यहां से वो जाता है स्टीम के साथ और वो जाएगा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो D का सेकंड चला गया। कैसे, यहां से इसको लिख लेना, नोट कर लेना, लार्ज डिफरेंस डिस्टिलेशन से जाएगा, क्लोज डिफरेंस फ्रैक्शनल से जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलेटाइल इन स्टील यानी वाटर के साथ, तो हमारे पास स्टीम के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस एक्वस लेयर है यानी वाटर के अंदर है, ठीक है। तो डिफरेंशियल यूज सेपरेटिंग फनल्स। अच्छा समझ आया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 लीटर दे रखा हुआ है, ठीक है, उसका मोलैरिटी दे रखा हुआ है और ये दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास 1 लीटर है और उसकी मोलैरिटी है, ठीक है। अच्छा हमको खाली इतनी बात तो सब भाई हमको सभी को पता है कि AgNO3 है, तो हमारे पास AgCl का सबसे अच्छा प्रेसिपिटेट बनता है। Cl क्या है, एक हैलोजन, तो Br भी क्या है, एक हैलोजन, तो इसका मतलब AgBr के साथ चला जाएगा, ठीक है। और BaSO4 का बहुत अच्छा प्रेसिपिटेट बनता है, तो Ba चला जाएगा सल्फेट वाले के साथ। इसका मतलब जिस कंपाउंड में बाहर Br होगा वो Ag के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास AgBr बना देगा, प्लस नहीं, अरे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एरो, तो यहाँ पे AgBr बना देगा। और जिसके बाहर सल्फेट है वो BaCl2 के साथ चला जाएगा, तो वो BaSO4 बना देगा। इतनी बात तो हम समझ गए। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है और AgNO3 एक्सेस में चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए। इतनी बात आई। अब यहाँ पे तुमको एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ से जैसे मैं इसको हटा दूं, यहाँ से इसको हटा दूं, यहाँ से इसको हटा दूं, मान लेते हैं मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों की मोलैरिटी सेम है, तो मैं मान रहा हूं एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास Br भी है और जिसमें हमारे पास SO4 भी है, ठीक। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 0.02 है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 0.02 है, दोनों का लीटर भी सेम है, दोनों का लीटर भी सेम है, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा है द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जब मैंने वापस से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, मतलब मैंने क्या किया, दोनों जो x है जैसे मान लेते हैं उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी मैं y पे नहीं जा रहा हूं, जैसे मैंने क्या किया, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब Br भी डिवाइड हुआ और SO4 भी डिवाइड हुआ, सिंपल सी बात है। तो अगर Br ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ये 0.01 में टूट जाएगा और दूसरा वाला भी 0.01 में चला जाएगा। अरे भाई किसी के पास 10 किलो आटा है तो तुमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 5 और 5 में फ्लावर डिवाइड किया ना। तो वैसे ही मैंने जो सॉल्यूशन है, पहले ये मिक्स था, फिर मैंने इसको जब डिवाइड किया तो 0.01 में टूट गया। तो इसका मतलब यहां से जो हमारे पास जो मोलैरिटी है वो एक सॉल्यूशन के लिए 0.01 चल रही है। कुछ समझ आया? अरे आया? अरे एक ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सबका जो वॉल्यूम था वो 1 लीटर था, हमने मिक्स किया, हमारे पास Br था, हमारे पास SO4 था, इसकी मोलैरिटी हमारे पास 0.02 थी, इसकी मोलैरिटी हमारे पास 0.02 थी। यहाँ पे तो फिर जो सॉल्यूशन होगा वो 2 लीटर होगा, 1 लीटर, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 0.01 में टूट जाएगा, ये 0.01 में टूट जाएगा और ये 1 लीटर फॉर्म में टूट जाएगा। अब कुछ समझ आया? हाँ,
तो यहां से हमारे पास इसका मतलब सब में 0.01 लीटर चलेगा, तो 0.01 लीटर हमारे पास सभी का ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन X है वो हमारे पास ये पूरा पूरा Br के साथ जाएगा जो कि हमारे पास AgBr बनाएगा। ये जो सॉल्यूशन X है ये हमारे पास SO4 के साथ जाएगा जो कि BSO4 बनाएगा, और दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी रहेगी वो हमारे पास 0.01 रहेगी। अब समझ आया पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिक्रीज ऑर्डर टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। भाई SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन, 2 स्टेप, लेकिन इसका ऑर्डर क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक, यहां पे SN1 रिएक्शन किसकी मदद से होती है, कार्बोकैटायन की मदद से होती है। इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर ये नहीं देख पा रहे तो ये देख लेते हैं कार्बोकैटायन को स्टेबल सबसे ज्यादा कौन कर रहा है। तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन करेगा, कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसीलिए प्लस चार्ज है। इसको मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या प्रोवाइड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे। लेकिन अगर उसी के पास कोई आ जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी और खींच रहा है तो और ज्यादा उसको अनस्टेबल कर रहा है। आओ अब देखते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, सब में Cl है, सब में Cl है, यानी Cl हटाओगे तो प्लस चार्ज, Cl हटाओगे प्लस चार्ज, Cl हटाओगे प्लस चार्ज, Cl हटाओगे प्लस चार्ज। ठीक, अब देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, क्योंकि SN1 ऑर्डर रिएक्शन देखनी। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो यहाँ पे भाई NO कर रहे हैं, हमें इतना पता। देखो NO और Cl में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ज्यादा होता है। ठीक, तो यहां से ये अनस्टेबल सबसे ज्यादा कर रहा है, तो इसको हम लोग सबसे आखिरी में रख देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग C रख देते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निकल गए, अब आएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर। यहां पे O मिथाइल है और यहां पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब B वाला हो गया क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज, और फिर हमारे पास कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। भाई A क्यों, रुक जाओ, हमारे पास D हो जाएगा ना, अरे D यहाँ पे D हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अच्छा B रह गया, A हो चुका था, हाँ, तो हमारे पास D हो जाएगा। भाई ये तो बताओ, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो चलो ठीक है, ऐसे ही है, मतलब ना ज्यादा कर रहा है ना कम कर रहा है, लेकिन इसके पास मिथाइल ग्रुप है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डोनेट कर रहा है, यानी कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा है। तो सबसे अच्छा B हो गया, फिर D हो गया, फिर हमारे पास C हो गया, क्योंकि वो Cl चलो थोड़ा सा कर रहा है, NO तो पूरा ही खींचे ले रहे हैं। तो यहाँ पे BDCA यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ समझ आए, सिर्फ और सिर्फ था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर और कुछ नहीं था। और हमने देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और भी ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा समझ आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं, LiNO3 ही है सब में, तो तुमको पता होना चाहिए जो LiNO3 है, सिर्फ Li, ये Li2O प्लस NO2 प्लस O2 में ब्रेक करता है। देखो NO3 हो गया, SO3 हो गया, CO3 हो गया, इसमें से NO2 गैस, इसमें से SO2 गैस और इसमें से CO2 गैस निकलती है, लेकिन लिथियम अपने साथ एक और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करता है। तो यहां से हमारे पास Li2O, NO2 और O2 जो बन रहा है। बाकी सारे मेटल, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जैसे मान लेते हैं NaNO3 है और KNO3, तो ये रिलीज करेंगे NaNO2 प्लस O2, ये करेगा KNO2 प्लस O2। ठीक है, और देख लेते हैं अब जल्दी से, LiNO3 Li2O N2O4, नहीं ये तो गलती हो गया, LiNO3 NaNO2 प्लस O2, हाँ अगर यहाँ पे सोडियम होता तो ये रिएक्शन सही हो जाती, Na होता तो। ठीक, LiNO3 लिथियम, नहीं ये दोनों तो सही हैं लेकिन ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ से करेक्ट हो गया, Li2O, NO2 और O2। और जो NO2 होती है उस वो गैस है, तो उस गैस का कलर क्या होता है, ये होता है ब्राउन। तो ये ब्राउन कलर गैस शो करता है, जिसकी मदद से हमें यह भी पता चलता है यहाँ पे लिथियम नाइट्रेट वाला कंपाउंड और ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोरिक एसिड इज सॉलिड वेयर एज BF3 गैस एट रूम टेम्परेचर। हाँ जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि जो H3BO3 है वो एक लैटिस फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एक लैटिस।
क्या फॉर्म करेगा, एक लैटिस। अब कैसे लैटिस फॉर्म करेगा तुमको यहां पे समझने की जरूरत है। H3BO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, B O कितने 3, O 3 हो गए, हाइड्रोजन कितने 3, हाइड्रोजन भी 3 हो गए, ठीक। अब लैटिस कैसे फॉर्म कर रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत से बच्चों कंफ्यूज होता है, मैं बता देता हूं। जैसे ये कंपाउंड है इसका H, तो ऐसी एक और बोरिक एसिड कंपाउंड होगा उसका O, जब इस तरह जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चलो एक और स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे B बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया, मैंने हाइड्रोजन को इधर कर दिया, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को इधर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने ये बोरिक एसिड बनाया, मैंने इस तरह और इस तरह मैंने बना, अरे एक और H यहाँ पे ना, तो एक और H होगा। अब देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अब ऐसे ही फिर इधर भी मिलेंगे, ऐसे ही पूरा इधर मिले तो पूरा एक लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यानी ब्रेक नहीं होंगे, तो इसीलिए एक्ट एज अ सॉलिड इन नेचर, ठीक। अब इसी की जगह हमारे पास BF3 का बनाओ, BF3। अब BF3 बन गया। अब BF3 में यहां पे हमारे पास ये इसके लोन पेयर्स हैं इस तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। BF3 हमारे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल कंपाउंड होता है, खैर उससे हम नहीं जा रहे, हम खाली इतना बता रहे हैं यहां पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की मदद से नो, ये एक्ट करता है एज अ गैस इन नेचर, ठीक, यानी एक्ट एज अ वॉलेटाइल इन नेचर। और दूसरी बात, ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए ये यहां से करता है बैक बॉन्डिंग। फिलहाल ध्यान रखना ये यहां पे क्या शो करता है, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि फ्लोरीन के पास लोन पेयर से, लोन पेयर क्या करते हैं, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल्स को फिल करने में हेल्प करते हैं। तो यहां से अब हम लोग ध्यान देते हैं जो H3BO3 है, H3BO3, it is a solid at room temperature due to strong intermolecular hydrogen bonding between OH group of different boric acid molecules, ठीक। These hydrogen bond hold the molecule tightly in a crystal lattice, increase melting point and making it solid। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो सॉलिड फॉर्म करेगा, ठीक। BF3 क्या कह रहा है, BF3 हमारे पास कह रहा है ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, हाँ जाहिर सी बात है दोनों नॉन मेटल है, एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि BF3 एक स्मॉल मॉलिक्यूल है विद नो हाइड्रोजन एटम्स, सो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट एक्सपीरियंस ओनली वीक वॉन्डर वॉल फोर्स होगा जो जरा से भी हीट करने पे निकल जाएगा, हेंस इट इज वॉलेटाइल एंड एग्जिस्ट एज अ रूम टेम्परेचर, एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, क्लियर। तो यहां पे हमारे पास इसका मतलब जो ऑप्शंस कह रहा था, स्ट्रॉन्ग वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोरिक एसिड, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करी, हटा दो। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन BF3, हाँ सही बात है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, लेकिन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं, ये यहां पे गलत हो जाएगा भाई, वीक होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इन बोरिक एसिड, नहीं ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन बोरिक एसिड, हाँ ये सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन टू बिलो स्टेटमेंट्स, वन इस लेवल असर्शन रीजन दे रखा हुआ है, ठीक है। एंटीहिस्टामिन डू नॉट, क्या लिखा हुआ है, अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक, अच्छा एंटीहिस्टामिन, हाँ सही बात है। देखो जो एंटीहिस्टामिन होते हैं वो एलर्जिक के लिए होते हैं। अब तुमको यहां से समझने की जरूरत है, हमारी बॉडी में 2 रिसेप्टर होते हैं, एक H1 एक H2। H1 वाला होता है एलर्जिक के लिए, और जो H2 होता है वो एसिड स्टिमुलेशन के लिए होता है, एसिड स्टिमुलेट के लिए होता है, ठीक। H2 रिसेप्टर से एसिड स्टिमुलेशन जो कि हेल्प करते हैं एंटासिड, और एलर्जिक के लिए कौन हेल्प करेंगे, अभी हम लोग ने देखा एंटीहिस्टामिन्स हेल्प करते हैं, जो कि स्किन एलर्जी हो गया, इंफेक्शन हो गया, ईचिंग हो गया, और एसिड स्टिमुलेशन जो कि स्टमक में है, जो कि कौन कर रहा है, H2 रिसेप्टर कर रहा है। इतना डिफरेंस समझ है, अब यहां से तुमको अच्छे से आ जाएगा। तो एंटाहिस्टामिन डू नॉट वाला ये सही है, एंटी एलर्जिक और एंटासिड ड्रग वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स, भाई जाहिर सी बात है एंटी एलर्जिक H1 रिसेप्टर, एंटासिड ड्रग H2 रिसेप्टर, डिफरेंट रिसेप्टर्स हो गए। अब ध्यान से थोड़ा सा नॉलेज भी ले लो, असर्शन है, ठीक है। हिस्टामिन नेचुरल बॉडी केमिकल इन आवर बॉडी, इन्वॉल्व मैनी फंक्शंस में इन्वॉल्व करता है, ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में और स्टमक
स्टिमुलेशन में। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स जैसे रनिंग नोज, ईचिंग एटसेट्रा, स्टमक सिक्रेशन यानी H2 रिसेप्टर। तो जो H1 रिसेप्टर है फाउंड इन द नोज, स्किन, लंग्स, H2 रिसेप्टर स्टमक लाइनिंग स्टिमुलेट एसिड प्रोडक्शन। और उसी एसिड प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग यूज करते हैं एंटासिड, जिसको हम लोग बोलते हैं रैनिटिडीन। ये बहुत फेमस नेम है। ये क्या करता है, H2 रिसेप्टर वहां पे उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे एसिड का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी इनहिबिट कर देता है। तो एंटी एलर्जिक ड्रग H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एग्जांपल सिट्राजीन और डाइफिनाइल हाइड्रामीन। ये ध्यान रखना, सिट्राजीन तो सब लोग बहुत बार खा चुके होंगे। एंटासिड ड्रग H2 रिसेप्टर, रेनिटिडीन एंड फोमोटिडीन, यानी जिसके भी आखिरी में IEN लगेगा वो हमारे पास एंटासिड के फॉर्म में ही जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ है। तो ये था हमारे पास, इसका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अच्छा, फॉर्मूला ऑफ नेस्लर रिएक्शन। अरे नेस्लर रिएक्शन में तुम लोगों को डायरेक्ट बता देता हूं, ये हमारे पास Hg भी रहेगा, I भी रहेगा और K भी रहेगा। अब देखो पहले Hg और I कहां पे, Hg I और K, यानी यहां पे भी है Hg I और K, यहां पे भी Hg I और K, यहां पे भी। अब जो हमारे पास I रहता है वो हमारे पास 4 रहता है, इस बात से ध्यान। अब I हमारे पास 4 कहां है, I हमारे पास सिर्फ 4 है 2 में, ध्यान रखना इस बात से। अब नेस्लर रिएजेंट थोड़ा सा वर्क क्या करता है वो देख लेते हैं। हो सकता है आपसे तो आज नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला पूछा है, कल पूछ ले नेस्लर रिएजेंट का यूज क्या है, परसों पूछ ले नेस्लर रिएजेंट किस टेस्ट में काम आता है, तो ये सब ध्यान रखना। नेस्लर रिएजेंट फिलहाल अमोनिया की टेस्टिंग के लिए काम आता है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। अब ध्यान दो, देखो नेस्लर रिएजेंट इज अ एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट। भाई मर्करी सेंट्रल मेटल एटम, पोटेशियम बाहर वाला, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें लिगेंड है आयोडीन, वो भी 4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कैसे आ रही होगी, ये रहा +2, ये रहा -4, तो हमारे पास हो जाएगा +2, ठीक। यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन। तो यहां से HgI2 की मदद से पहले Ki के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां से हम लोग को मिलता है पोटेशियम HgI4, जो कि नेस्लर रिएजेंट है। दूसरी बात, द कॉम्प्लेक्स इज डिसॉल्व्ड इन स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन मेकिंग स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, जो कि क्या है KOH, तभी तो हमारे पास बनता है, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया, जो कि अमोनिया की प्रेजेंस के लिए है, तो यहां से हम लोग ने HgI4 लिया। अब हम लोग को यहां से एक मिलन्स बेस मिलता है। क्या मिलता है, मिलन्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बेस को डिस्कवर किया था, इस बेस को मिलन्स बेस बोलते हैं, जो कि एक ब्राउन PPT शो करता है। तो इस तरह एरो का साइन यानी प्रेसिपिटेशन बता रहा है। तो यहां से क्या होता है हमारे पास नेस्लर रिएजेंट, ठीक, उसमें से हम लोग ने पोटेशियम हटा दिया, ध्यान दो, देखो इसीलिए आयंस के फॉर्म में चल रही है, ध्यान रखना, इसीलिए इधर 2- लगा हुआ। अगर यहाँ पे K2 लेते तो ये 2- ना होता, तो यहाँ पे KOH भी होता, ठीक। अमोनिया नेस्लर रिएजेंट एक बेस लिया, तो हम लोग को यहाँ से एक कंपाउंड मिलता है जो कि बताता है ब्राउन प्रेसिपिटेट कि एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी मिलन्स बेस की एक्ट करता है, और यहाँ पे डिटेक्ट होता है अमोनिया या फिर अमोनियम आयन। इतनी बात समझ आ गई नेस्लर रिएजेंट का। और इधर से आयोडीन और वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे हो Ki निकल जाएगा। अब समझ आया अच्छे से, पक्का। तो रिएक्शन विद अमोनिया भी देख लिया, मतलब हम लोग ने नेस्लर रिएजेंट को भी अच्छे से देख लिया कि नेस्लर रिएजेंट होता क्या है, क्या डिटेक्ट करता है, उसकी रिएक्शन कैसे बनती है। सिर्फ HgI2 लेंगे, Ki के साथ रिएक्ट करेंगे, नेस्लर रिएजेंट बन जाएगा, टेट्राआइडो बनाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, 1 लेबर असर्शन एंड रीजन दे रखा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को कार्बन 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 और कार्बन दे रखा हुआ है, ठीक है। कैन बी इजिली रिड्यूस्ड बाय जिंक और Hg नहीं, जिंक और एमैलगम, क्योंकि जिंक और एमैलगम से ये नेम बहुत फेमस है। और यहाँ पे सिर्फ HCl नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज होता है, ठीक है। जिंक क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कार्बोनिल कंपाउंड को और CH2 में बदल देगा। हाँ जाहिर सी बात है भाई। अब देखो यहाँ पे हम लोग को उस पूरे प्रोडक्ट को, जैसे मान लेते हैं ये पूरा प्रोडक्ट है, ये वाला पूरा प्रोडक्ट है ना, ये वाला पूरा प्रोडक्ट, इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास A है। तो A से हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, C+O, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3। इसके अलावा कुछ और है नहीं। इसका मतलब इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं
जिंक और अमेल्गम Hg की प्रेजेंस में और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl भाई एसिड जो होता है वो जला देता है। एक ट्रिक ध्यान रखना, एसिड क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O को जला देगा, यहां पे H2 दे देगा बस। अब यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो 2 हाइड्रोजन इस वाटर के साथ निकल जाते हैं इस तरह, और 2 हाइड्रोजन इस H के पास आ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 नेसेंट हाइड्रोजन का क्या होता है, यूज्ड होता है। तो यहाँ से A जो कंपाउंड था यहाँ से CH2 बन गया और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ये रिएक्शन नंबर। अच्छा ऐसी एक और रिएक्शन होती, कौन सी, वो होती है हमारी वुल्फ किश्नर रिएक्शन। उसमें भी हमारे पास जो, अच्छा ये कीटोन है ना, तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों को ही, चाहे क्लेमेंसन रिएक्शन हो चाहे वुल्फ किश्नर रिएक्शन हो, दोनों ही कन्वर्ट कर देते हैं उसको एल्केन में। ये एल्केन ही तो है, एक चेन है ना, तो दोनों कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें यूज होता है जिंक, अमेल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उसमें हमारे पास यूज होता है NH2.NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। देखो मैंने दोनों टर्म में तुम्हें बता दिया है कि दोनों में ही क्या कहते हैं, एल्कीन बनता है, दोनों का ही C डबल बॉन्ड हटा दो, दोनों को ही रिडक्शन रिएक्शन की तरह H अटैच करा दो। उसका रिएजेंट यहाँ पे ये है, इसका रिएजेंट यहाँ पे ये, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एक KOH रहता है और एक और रहता है हमारे पास ग्लाइकोल, बस ये रहता है। उसके अलावा दोनों में कोई और डिफरेंस नहीं, दोनों ही रिएक्शन एल्केन में कन्वर्ट करती हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। तो यहां से हमारे पास दोनों ही बात सही है, दोनों बात सही होने की वजह से यहां से ये इसमें तो कन्वर्ट हो जा रहा है एक एल्केन में, और दूसरी बात CH2 को रिड्यूस कर दे रहा है। दोनों असर्शन और रीजन भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट हो जाएगा। बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट इन शेल विथ n, हमारे पास 4 दे रखा हुआ है। अरे ये n हमारे पास क्या होता है, n को n यानी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n हमारे पास यही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, यही है ना, ठीक है। अब यहां पे जैसे मान लेते हैं कितने शेल्स की बात कर रहा है, शेल n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, यानी हमारे पास 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है। अब हमारे पास जो 4 भाई K L M और ये रहा n विद n इज इक्वल टू 4, यानी ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है ऑर्बिट्स के बारे में, यानी नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है। इसका जो फॉर्मूला हम लोग को दिया था, कहां से मिला था, बोर्स एटॉमिक मॉडल से मिला था। तो यहाँ पे 2n स्क्वायर, तो n की वैल्यू अब की बार यहाँ पे 4 है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 32। समझ आया, बिल्कुल टफ नहीं था। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 शेल में कितने आ सकते हैं, 32। हाँ जाहिर सी बात है भाई, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 8, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 64 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वेव फंक्शन ऑफ, इसको बोलते हैं साई, ठीक है। अच्छा, ऑफ 2s इज गिवन बाय, ठीक है, और अच्छा 2s दे रखा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन दे रखा हुआ है यार, भाई 2s ही तो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साई 2s दे रखा है, 1/2 2 पाई दे रखा हुआ, उसकी पावर ये दे रखी है। अच्छा मैं तुमको बता देता हूं इस फॉर्मूले में क्या क्या है। देखो ये पूरा टर्म हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, कांस्टेंट। और ई एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म होती है, ये भी हम लोग कभी इसको जीरो नहीं कर सकते, ये भी हमारी टर्म आती है एक तरह से कांस्टेंट में या फिर नॉन जीरो में आती है, ठीक है, क्योंकि अगर जीरो कर देंगे तो ये वैल्यू इन्फिनाइट में चली जाती, इसलिए, ठीक है। अच्छा तो चलो यहां तक हम लोग को बात समझ आ गई। अब यहां पे देखो एक और टर्म क्या है हमारे पास, वेव फंक्शन जानते हो ना, वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन होता है हमारे पास
टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक पूरा शेल है, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा शेल है, इस पूरे शेल में इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी कहां पे प्रेजेंट है, मान लेते हैं यहां पे प्रेजेंट है, तो वो कौन बता रहा है, वेव फंक्शन। अच्छा ये पूरी की पूरी एक तरह से ये साई स्क्वायर ये सब किस में आता है, ये सब आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा मैं ये भी बता रहा हूं, अगर मान लो तुम कुछ बहुत ज्यादा एक्सपैंड पढ़ना चाहो तो कहां कहां से देखो चीजें, तुम्हें समझ आए कि ये सब पूरा क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है। अब एक और टर्म है हमारे पास यहाँ पे रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड सिर्फ इतना होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे यहाँ पे 2s दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2s, तो हमें इसका रेडियल नोड निकालना है। रेडियल नोड का फॉर्मूला ही यही होता है n - l - 1, ठीक। और वेव फंक्शन जो निकालना, जो मैक्सिमम जो एग्जैक्ट वैल्यू बताई गई है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बताई गई है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए ही बता सकते हैं कि यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही पे पाए जाएंगे और एग्जैक्ट पाए जाएंगे। बाकी सब के जितने भी हैं वो सब अप्रोक्सीमेट हैं, एग्जैक्ट नहीं है, हाइड्रोजन के लिए ही एग्जैक्ट बताया गया। अब 2s निकालना है, n क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी आगे वाला, s हमारे पास 0 होता है, कैसे 0 हो गया भाई, देखो l इज इक्वल टू हमारे पास अगर 0 है तो वो s है, l इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास p है, l इज इक्वल टू 2 है तो वो हमारे पास d है, l इज इक्वल टू हमारे पास 3 है तो वो हमारे पास f है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 चल रहा है, तो 2 - 0 - 1 टोटल कितना हो गया 1, यानी इसका रेडियल नोड कितना है 1, ठीक, पक्का समझ आया, ठीक है। यहां से हमारे पास ये पूरा का पूरा टर्म आ गया, तो यहां से हम लोग ने देखा, अच्छा हम ये कह रहा है कि हम अगर r को हम r0 ले लें, ठीक है, तो रेडियल नोड इज फॉर्म, दस r0 इन टर्म्स ऑफ a0, अच्छा ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही बैठेगा। देखो अब पूरा का पूरा हम इस टर्म को कांस्टेंट नहीं कर सकते, इस टर्म को कांस्टेंट नहीं कर सकते, तो अब हम कांस्टेंट किसको करेंगे, 2 मतलब सॉरी अब 0 किसको करेंगे, 2 - r a0, इसको हम 0 करेंगे, तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। अब अगर हम 2 को उधर भेज दें तो r अपॉन a0 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यानी r इज इक्वल टू 2a0 हो गया। लेकिन r को ये कह रहे हैं, क्या हम लिख सकते हैं, r0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे r0 इज इक्वल टू 2a0 हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ मैच कर रही है, 4 नहीं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ आया, पक्का। आओ चलो जो मैंने बोला उसको एक बार देख लो। यहां से हमारे पास इट टेल्स अबाउट द वेव फंक्शन की बात करें, ठीक है, इट टेल्स अबाउट द पोजीशन एंड बिहेवियर ऑफ एनी टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। साई गिव्स द प्रोबेबिलिटी, अगर इसको और सिंपल वे में देखें, साई गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर लोकेशन इन एन एटम, बस, ठीक। रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, अ रेडियल नोड इज अ डिस्टेंस, वैसे रेडियल नोड है क्या, डिस्टेंस बताता है बिटवीन आर, वेव फंक्शन बिकम 0, जहां पे वेव फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तभी हम लोग रेडियल नोड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे साइड 2s के लिए हमारे पास कितना वेव फंक्शन है 0, ठीक, मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस इज 0, जिसकी वजह से ये हमारे पास पूरा टर्म ये आ रहा है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू r0 दे रखा था, तो हम यहाँ पे इसको r0 कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियल नोड फाइंड करना बहुत इजी है, ये फॉर्मूला है, ये लगाया, ये हमारे पास n क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसका रेडियल नोड हाइड्रोजन एटम के लिए कितना आया 1 आया। अब समझ आया पक्का, अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा यहां पे हमें इन्होंने पैरा नाइट्रोटोलिन दे रखा हुआ है। अरे भाई ये रहा पैरा पे नाइट्रो और ये पूरा का पूरा टोलिन है, ठीक है। यहां पे भी टोलिन है, लेकिन यहां पे 2 Br अटैच है, अच्छा ठीक है। अब ये कैसे आया होगा, पूरी की पूरी रिएक्शन सॉल्व करते हैं, चलो देख लेते हैं। अब एक काम करें, अच्छा यहीं पे सॉल्व करते हैं, तुम समझते जाना ध्यान से, ठीक है। मैं यहां से इसको इधर लिख लेता हूं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसको यहां पे इस तरह मैंने कंपाउंड लिया, ऊपर क्या था टोलिन था ना, तो ऊपर टोलिन बना दिया और नीचे मैंने नाइट्रो ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब मुझे पहुंचना है कहां तक, मुझे पहुंचना है यहां से लेकर के यहां तक, मतलब 2 Br अटैच कराने।
अब पहले इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप हटाना पड़ेगा। नाइट्रो ग्रुप हटाने के लिए हमें इसे अमीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। अब इसका रिडक्शन के लिए देखो हमें कोई दे रखा हुआ है, डायरेक्ट इन्होंने Br अटैच के लिए दे दिया, नाइट्रो ग्रुप नहीं हटाया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरे वाले में Br और Fe के साथ फिर Br अटैच कर रहे हैं, नहीं, गलत हो गया। तीसरे वाले में हमें Fe दे रखा है, H+ दे रखा है, Fe और H+ की प्रेजेंस में यहाँ पे होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे जब भी ध्यान रखना नाइट्रो का रिडक्शन होगा तो अमीन मिलेगा, यानी Fe और यहाँ पे HCl लिया हम लोग ने, ठीक है। तो यहां से ये हटेगा और यहां से अमीन मिलेगा। क्या मिलेगा? अमीन मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर अमीन को हम लोग बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दे तो N2 और Cl में निकल जाएगा, हट जाएगा। अरे बिल्कुल, अब यहां पे आओ यार। तो अब पहले हमें यहां पे चाहिए होगा Br2। देखो अब Br2 हम लोग पहले क्यों ले रहे हैं, हम लोग ने पहले बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके Cl- से बेंजीन का आयन जो है वो रिपेल करता है, इसलिए। तो यहां से हमारे पास अब हम लोग इसको रिएक्ट करा रहे हैं Br2 के साथ। Br2 के साथ जैसे ही रिएक्ट कराएंगे, अरे यहाँ पे अमीन तो रहेगा ही, और यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये दोनों मेटा पोजीशन पे ही क्यों है? मेटा पोजीशन पे इसलिए आए क्योंकि इसका लोन पेयर और ये इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हेल्प करता है ज्यादा, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे -I इफेक्ट अच्छा लगता है क्योंकि टॉलिन जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए हम लोग ने Br को हम लोग मेटा पोजीशन पे अटैच करते हैं। अब कुछ समझ है? ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या होगा? अब यहां से हम लोग ने इसको ट्रीट कराया HNO2। तुम लोग ने सुना है ना, HNO2 HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। HNO2 की जगह कभी NaNO2 दे देता है, तो यहां से हमारे पास ये हट जाएगा, यहां से हमारे पास N2+Cl- आ जाएगा। समझ आया? अब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड तुम लोग ने सुना होगा कि अगर हम इसकी रिएक्शन यहां से H3PO2 के साथ करा दें, यहां से हमारे पास क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट कर देता है। हमेशा ये एक रिएजेंट है जो हमेशा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहा है? बेंजीन में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब इसको इसने हटा दिया, इसका मतलब यहां से मैं ऐसे करना, तो यहां से मैं ऐसे बना देता हूं, ये रहा मेरे पास बेंजीन, ठीक है। इसको ऐसे सीधा करो, यहां से ये जो N2+Cl- इसको हटा दिया, यहां पे इसका मतलब H आ गया, तो पूरा बेंजीन बन गया। अब यहां पे ऊपर जैसे लगा हुआ था CH3, यहां पे लगा हुआ था Br और यहां पे लगा हुआ था Br, तो ये हमारे पास क्या बन गया? पूरा का पूरा कंपाउंड जैसे जो प्रोडक्ट हम लोग को दिया हुआ था। इसका मतलब यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर Br2, HNO2 और H3PO2, यहाँ पे CuBr नहीं होगा। CuBr से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक और ब्रोमीन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास CuCl2 मतलब Cu2Cl2 HCl की प्रेजेंस में ये हमारे पास जो शो कर रहा है, ये सैंड मेयर रिएक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब वो यहाँ पे एक और Br को कनेक्ट कर देता, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए था? हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए था, इसलिए हम लोग ने क्या किया, H3PO2 से रिएक्शन कराई, तो N2+ निकल गया, मतलब N2 नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गई, बचा हुआ एक HCl निकल गया। क्लियर? पक्का अच्छे समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैच लिस्ट वन लिस्ट दे रखी है। लिस्ट वन हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस और लिस्ट टू हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दे रखा हुआ है। देखो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मैं इसमें फाइंड करूंगा, मैं इसमें एक ये वाला फाइंड कर देता हूं और एक ये वाला फाइंड कर देता हूं, ठीक है। बाकी आप फाइंड करके बताओगे अपनी तरफ से, पक्का ना? ठीक है, मैं इसमें बता देता हूं, आप लोग यहां पे जो काम आएगा वो काम आएगा वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास काम आएगा क्या कहते हैं, एक CNOX वाली ट्रिक। कार्बन और नाइट्रोजन से जो अटैच हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, ऑक्सीजन और हेलोजन से जो अटैच हैं वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास ट्रिक है वो मोस्टली 85% तक करेक्ट हो जाती है, बाकी का 15% बहुत जगह इनकरेक्ट है, क्योंकि वहां पे कुछ टर्म्स आ जाते हैं। एक आया जाता है हायर ट्रांजिशन सीरीज के साथ, भाई यहाँ पे ये अमीन जो है अमोनिया, ये कुछ जगह क्या कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड है, कुछ जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हायर ट्रांजिशन सीरीज के साथ है, वीक फील्ड लिगेंड लोअर ट्रांजिशन सीरीज के साथ है।
तो इस वजह से मैंने कहा, ठीक है। ये नहीं कि 100% ही मान लिया सबके साथ, तो वो गलती मत करना। अब जैसे हमको दिया हुआ था NiCO का होल 4, ठीक। सबसे पहले निकल की एटॉमिक नंबर तो 28, ठीक। अच्छा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8, ठीक। अब यहां से 4s2 कैसे आया भाई? हमारे पास इसके पहले हमारे पास क्या दिया हुआ था? इसके पहले हमारे पास आर्गन दिया हुआ है, तो आर्गन का 18, फिर उसके बाद कैल्शियम का 20, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, हाँ या ना? अगर इसका मतलब यहां से 28 दिया हुआ है, इसका मतलब 4s2 दो जो होंगे वो कैल्शियम वाले साइड होंगे और 8 जो होंगे वो लाइन से लेकर डी ऑर्बिटल्स होंगे। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब यहां से CO जो है न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब Na की जो वैलेंसी है वो यहां से हमारे पास क्या है? 0 है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास पहले d ऑर्बिटल, फिर हमारे पास sk ऑर्बिटल, फिर हमारे पास pk ऑर्बिटल। तो 1 2 d में कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 8 फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही फिलअप होगा। अरे तुम लाइन से फिलअप करना, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। अब S में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब CO लेकिन क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर जाएंगे, तो यानी पूरा का पूरा D भर चुका है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। तो अब इसको चाहिए एक S का, 3 P के, क्योंकि CO मेरे पास कितने हैं? CO मेरे पास 4 है, इसलिए तो एक S का 3 P का यानी sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट इसमें पार्ट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कौन सा करने वाले थे? FeH2O का होल 6 2+, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिख लिया FeH2O का होल 6 और बाहर क्या है? 2+ है, ठीक है। अच्छा, यहां से हम लोग Fe की वैलेंसी फाइंड कर लें। Fe हमारे पास यहां से कितना है? Fe अच्छा एटॉमिक नंबर 26, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4s2 3d6। तो चलो पहले फिल करते हैं। पहले हमारे पास जो चलेगी वो ग्राउंड स्टेट चलेगी, 1 2 3 4, तो यानी 1 2 3 4 5 और एक ये रहा 6, ठीक है। फिर हमारे पास S का आएगा 1 2, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा H2O वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होने देगा, पेयरिंग नहीं होने देगा, तो इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे भाई, जाहिर सी बात है ना, इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आगे बढ़ने का मतलब है कि हम लोग की जो हाइब्रिडेशन है वो आगे आएगी। नहीं, गलत हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Fe2+ वैलेंसी है, हमको S तो चाहिए, तो अब यहाँ पे 2+ वैलेंसी है, इसका मतलब Fe के ऊपर चार्ज है 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए S से, सबसे पहले इन आउटर मोस्ट शेल से, तो यानी S से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब यहाँ से ये D पूरा का पूरा फुलफिल रहेगा, पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ से अब एक S चाहिए, 3 P चाहिए, क्योंकि 6 हैं तो यहाँ पे हमको 2 D के चाहिए होंगे, तो sp3d2 इसका हो जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ से आओ, इसका मतलब हमारे पास Ni का चल रहा था sp3, ठीक है, sp3d2 चल रहा है इसका, ठीक है। अब बाकी बचा पूरा ये है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब कुछ समझ आया? अब इन दोनों को मुझे सिर्फ सॉल्व करके बताना, मैं ऑप्शन बता देता हूं यहाँ पे क्या करेक्ट आ रहा है। देखो पहले A का तुम खुद ही मिलाओ, A का फर्स्ट है, A का फर्स्ट कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो उसके बाद D का हमारे पास थर्ड है, D का हमारे पास थर्ड है यहाँ पे, यहाँ पे। ओहो, ऑप्शन अब तो फंस गया है, अब तो या तो B का सेकेंड होगा या तो C का फोर्थ होगा। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। देखो Cu कॉपर है, कॉपर यानी हमारे पास 29, तो 29 को कैसे लिखते हैं? 4s1 3d10 फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। अब यहां से कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, यानी D हमारे पास अब फुल्ली फिल्ड है, D। अच्छा, एक और ट्रिक तुम लगा सकते हो, पूछो कैसे? यहां पे देखो 4 है और यहां पे 6 है। अब देखो 4 के लिए भाई साहब यही खाली है और 3 के लिए हमारे पास ये वाला, सॉरी ये वाला खाली है, तो यानी अब तो जाहिर सी बात है 4 वाला तो यहीं जाएगा और C वाला हमारे पास 4 जाएगा, C वाला हमारे पास 4, यानी B का तो हमारे पास सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे पास करेक्ट है। हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं निकालनी पड़ी। कुछ समझ आया? मतलब 2 हमने फाइंड कर लिए, बाकी 2 बचे, 4 और 6 ही तो बचे थे, तो 4 वाले का 4 से मिला दिया, 6 वाले का 6 से मिला दिया। आपको समझ? तो यहीं से आंसर हो गया। चलो अब दोनों तुम लोग एक काम करना कि इसको ये निकाल के बताना कि कितनी हाइब्रिडेशन इसकी आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ओके ठीक है, यानी ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन। इसका मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन का मतलब है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबिलिटी, यहां से भी चेक करते हैं। दूसरी स्टेबिलिटी चेक करने का मतलब है कि इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छे से दे देगा वो हो जाएगा। अब अमोनिया, देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ, पहले तो अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और उसके पास 2 लोन पेयर्स। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन होता है 7 तो 2,5, तो 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। अच्छा, अब यहां से इसको हटाओ और यहां से पूरा का पूरा एक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जहां पे हमारे पास कहीं ना कहीं पे प्लस चार्ज है। अच्छा देखो, एक इन्होंने यहां पे दे रखा हुआ है, इन्होंने यहां पे भी दे रखा हुआ है, इन्होंने यहां पे भी, इन्होंने यहां पे भी, सब जगह इन्होंने दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें चाहिए इसका प्लस चार्ज को स्टेबल करना है। तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करता है, वो रेजोनेंस में हेल्प करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब पहले यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना कि अगर हम लोग रेजोनेंस को जंप कराएं, तो अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, यहां से लेते हैं, ठीक है, यहां से लोन पेयर क्या करेगा, यहां पे उतरेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड तो आ गया। अब इसके आगे अब तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बोकैटायन को तो स्टेबलाइज नहीं कर पाया, तो इसका मतलब जी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड यहां पे उतरा, ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक, उसका हाइड्रोजन चला गया होगा, अब इसके आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया भाई। कार्बन तो सेटिस्फाइड हो गया ना, वो डबल बॉन्ड उतारा तो हाइड्रोजन चला गया होगा, यहां से 3 ही बॉन्ड तो थे, हाइड्रोजन हट गया होगा भाई, ये आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं स्टेबलाइज कर पा रहा। यहां पे ध्यान देते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे उतरा, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो वो बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड यहां पे आया, फिर कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, फिर एक बॉन्ड टूटा, फिर यहां पे आया, अब ये स्टेबलाइज हो गया भाई। कार्बन को यहां पे बॉन्ड की कमी थी तो यहां पे बॉन्ड आ गया। ये अब कार्बन जो है, पहले देखो, पहले इस कार्बन के साथ ऊपर एक था, नीचे एक था, और एक हाइड्रोजन था और एक प्लस चार्ज था। अब यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो अब देखो 1 2 3 4 अब हो गए हैं, तो इसी वजह से ये स्टेबलाइज कर गए, यानी ऑप्शन नंबर सी तो हमारे पास करेक्ट हो गया। इसको देखते हैं, यहां पे उतारा, यहां पे डबल बॉन्ड आया, फिर से ये स्टेबलाइज नहीं हुआ यार, तो इसका मतलब ये फिर यहां पे गलत हो गया। तो जो इसको स्टेबलाइज कर पा रहा है, वो स्टेबलाइज कौन कर पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे ऑप्शन नंबर सी कर पा रहा है। अब एक और बात, कौन से मेथड से कर रहा है, जो हमारे पास जो एनिलीन है वो फिलहाल प्लस एम इफेक्ट शो करता है, लेकिन यहां पे रेजोनेंस होना कंपलसरी है, कॉन्जुगेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो टूट जाएगा। देखो यहां से इसके बाद रेजोनेंस टूट गया, यहां से इसके बाद रेजोनेंस टूट गया क्योंकि वो स्टेबलाइज ही नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद रेजोनेंस, हाँ यहां पे एक प्रॉपर वे में है, तो इसलिए यहां पे ये बॉन्ड आ गया और स्टेबलाइज हो गया ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। अच्छे समझ आए पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्लोराइड्स ऑफ विच मेटल आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, पोटेशियम, अच्छा बाकी सब हमारे पास ग्रुप 2 के हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग साइज का ऑर्डर देख सकते हैं, देखो ऊपर से नीचे आते वक्त साइज बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, साइज इंक्रीज है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। इसका मतलब सबसे छोटा हमारे पास साइज किसका हो गया, बेरिलियम का, तो मोर सॉल्युबल हमारे पास ये हो गया। अच्छा इतना बात क्लियर हो गई। इसका मतलब BeCl2 जो है वो सॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसको दूसरे टर्म में भी देखते हैं, ये तो एक शॉर्टकट टर्म हो गया, दूसरे अगर पूरे मेथड के साथ देखें तो वो हमारे पास है कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करता है, स्मॉल साइज है और हाई चार्ज डेंसिटी है, तो वो क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो इसका मतलब BeCl2 जो रहेगा वो मोर सॉल्युबल रहेगा इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बाकी सब क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि K प्लस Cl माइनस, Mg2 प्लस Cl माइनस, CaCl2 2 प्लस 1 माइनस, तो ये सब क्या है, ये सब पहली बात इनका साइज ज्यादा है, ठीक है, और K प्लस के पास चार्ज डेंसिटी भी कम है, तो इसीलिए ये और ये सब आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसीलिए इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू पोलराइज Cl माइनस एंड अदर मेटल्स दिस एंड दिस आर आयनिक कैरेक्टर शोइंग। इतनी बात है, तो यहां से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, BeCl2।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कह रहा है KMnO4 ऑक्सीडाइज I माइनस इन एसिडिक, अच्छा, एंड न्यूट्रल एंड फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन। देखो न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन दोनों एक दिए हुए हैं, क्योंकि KMnO4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही देता है, एक एसिडिक और एक न्यूट्रल और एक एल्कलाइन। तो एल्कलाइन और न्यूट्रल में I माइनस एक ही तरह शो करेगा, ठीक है। अब तुम समझ लो बात को, पहले KMnO4 है, ये एसिडिक में टूटता है, आगे बढ़ रहा है, आगे यानी एसिडिक, भाई A से एसिडिक, A से आगे जाओ तो यानी तो ये जाता है Mn2 प्लस में, ठीक। अच्छा फिर अरे KMnO4 कह रहे हैं, यहां पे ले लो MnO4 माइनस, ठीक है। फिर हमारे पास MnO4 माइनस रहेगा, बैकवर्ड, बी से बेस बैकवर्ड यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो वो यहां पे क्या करता है, वो यहां पे MnO2 में ब्रेक करता है, ठीक। अच्छे से समझ आया, ठीक है। अब MnO2 यहां से इसकी वैलेंसी है +7, क्योंकि 4 2 जा 8 -1, 8 -1 7। अरे भाई ये बता दें क्या, चलो अच्छा भाई बता देते हैं। इसको माना x माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 का, तो यानी -2 इंटू में हमारे पास कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -1, तो -1, तो x इज इक्वल टू -8 उधर का +8, तो x इज इक्वल टू +7। अब समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी +7, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा +4, क्यों, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2, तो -2 इंटू 2 4 -4 इक्वल टू +4, ठीक है। अब यहां तक हम लोग को समझ आ गया। अब यहां से अब एसिडिक रिएक्शन लिख रहे हैं, ध्यान देना, एसिडिक, यहां से हम लोग क्या चाहिए, KMnO4, तो KMnO4, ठीक। पहले आयंस वाली रिएक्शन लिख ले क्या, और पहले आयंस लिख देते हैं, ठीक है। MnO4 माइनस प्लस एसिडिक H प्लस चाहिए ही चाहिए, प्लस अब देखो एसिडिक में I माइनस से, दोनों में I माइनस से जा रहे हैं, तो I माइनस से गए, यहां से Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखा एसिडिक है तो वाटर रिलीज करो भाई, एसिडिक है तो परमानेंट वाटर निकालो, वाटर निकालो। एसिडिक में I माइनस से चला जाता है I2 में, I माइनस से कहां चला जाएगा, I2 में। तो अब जो पूरी रिएक्शन बनती है बहुत बार वो ये बन जाती है कि यहां पे KMnO4 है, प्लस मेरे पास यहां से H2SO4 है, प्लस मेरे पास यहां से KI बन जाता है, तो मेरे पास यहां से MnSO4 बन जाता है, प्लस मेरे पास यहां से K2SO4 बन जाता है, प्लस मेरे पास यहां से I2 निकल जाता है, प्लस मेरे पास यहां से H2O निकल जाता है। तुमको और रिएक्शन भी बता देता हूं मैंने कैसे किया। यहां से ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, ये दोनों मेटल हैं, हमेशा ही दोनों मेटल को उठाओ, सल्फेट के साथ मिलाओ, K2SO4 MnSO4 MnSO4 K2SO4, फिनिश। अच्छा बाकी बचा H प्लस है, वाटर के साथ निकल गया, KI वो कन्वर्ट हो गया I2 में। अब समझ आया, कोई टफ नहीं थी। तो यहाँ पे देखो 2 K हैं, तो 2 K तो ऑलरेडी बैलेंस कर दिए, अब H बैलेंस करना है। अरे H भी बैलेंस हो जाएगा यार, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 ये, तो हमारे पास टोटल 6 हो गया, 6 है, इधर 2 है, तो हमको बैलेंस करना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 8H प्लस। तो 8H प्लस में से 6 नेगेटिव माइनस करेंगे तो 2 प्लस आ जाएंगे, इधर 2 प्लस इधर 2 प्लस, बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब कितने यहाँ पे H प्लस आ रहे हैं, यहाँ पे 8H प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे वाटर कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरह हम लोग पूरी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बैलेंस। यहाँ पे H2SO4 है ना, H2SO4, तो ये इस तरह पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हमको देखना है बेसिक वाली यानी न्यूट्रल वाली। तो न्यूट्रल हो, बेसिक हो, एल्कलाइन सब एक ही में चलता है। तो यहाँ पे MnO4 माइनस से बेस है ना, तो बेस देखो एसिडिक का H प्लस लेफ्ट हैंड साइड, बेस का OH माइनस जो रहेगा वो राइट हैंड साइड रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे MnO2 रहेगा प्लस OH माइनस रहेगा, OH माइनस इधर है तो वाटर इधर होगा, तो वाटर इधर हो गया, ठीक। अब मेन कंपोनेंट तो भाई साहब हमारे पास रह गया क्या, I माइनस से ये जाता है IO3 माइनस। अब I की वैलेंसी देखो, यहाँ पे -1, यहाँ पे IO3 माइनस में यहाँ पे वैलेंसी क्या है, इसको माना X प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज 3 2 जा 6, तो यहाँ पे माइनस का 6, ओवरऑल चार्ज -1, तो x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे I की वैलेंसी है मेरे पास यहाँ से +5, ठीक। चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडाइज किया, खुद को क्या किया, रिड्यूस किया। तो यहाँ से हमारे पास ये पूरी की पूरी रिएक्शन बन जाती है। अब समझ आया।
पक्का अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं आता। तो ये यहाँ से हमारे पास I है और iO3 माइनस है, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास यहाँ से करेक्ट हो गया। क्लियर, अच्छे से क्वेश्चन समझ आए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दे रखी हो, ठीक है, H2E हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स दे रखे हुए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है, और उसके बाद आता है पोलोनियम। ये सब हमारे पास ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, सबकी वैलेंसी होती है -2, ये बात यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऊपर से नीचे आते वक्त साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड को, इसके और इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है वो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त साइज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन भी बहुत वीक हो रहा है, तो इसका मतलब यहां से एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां में लगेगी, सबसे ज्यादा ए में लगेगी, फिर बी में लगेगी, फिर सी में लगेगी, फिर डी में लगेगी, क्योंकि लाइन से ही ऑर्डर दे रखा हुआ है। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सबका ऑर्डर सेम ही रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा है, तो इनकी वैलेंसी मतलब इनके जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ए का यहाँ पे है, फिर उसके बाद बी का, फिर बी का यहाँ पे, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का नहीं आना है, उसके बाद सी का नहीं, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? अरे भाई एकदम सिंपल सी बात है ना। ये हमारे पास जैसे ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन में क्या होता है 8, तो इसको कैसे लिखेंगे 2,6, तो ये रहा और ये रहा, ठीक। ऑक्सीजन का अगर ये होता है, उसके बाद सल्फर, तो एक और शेल आ जाएगा ना, तो एक और शेल आ गया, साइज बढ़ गया। फिर उसके बाद सेलेनियम, फिर उसके बाद सेलेनियम, एक और शेल आ गया, फिर टेलुरियम, फिर एक और शेल आ गया, यानी साइज बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, जितना पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन भी वीक हो जाएगा, तो कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब समझ आए? तो इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे, यानी ए बी सी डी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वाटर क्वालिटी ऑफ अ पॉन्ड was analyzed and its BOD was found to be 4, ठीक है। the pond has, अच्छा द पॉन्ड की बात कर रहा है और उसका BOD लेवल जो है उन्होंने 4 बताया, ठीक है। देखो BOD लेवल, BOD इसका मतलब है कि इसमें जो ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा है वो हमारे पास लेस देन 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 4 है, तो ये तो एकदम परफेक्ट हो गया, यानी वेरी क्लीन वाटर हो गया। 5 है तो क्लीन वाटर, जो हम लोग जो पानी पीते हैं उसका लेस देन 1 होना चाहिए, तो ही वो RO यानी प्योरीफाइड वाटर कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, एक्वेटिक एनिमल्स में, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए वाटर जो है वो लेस देन 5 या 5 होना चाहिए उसका BOD लेवल। अगर इससे ज्यादा है तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए डेथ कॉज करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक और टर्म आता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। बहुत बार डिसॉल्व ऑक्सीजन को वो BOD की तरह DO लिख के दे देता है, तो इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होना चाहिए वाटर लेवल में वो हमारे पास लेस देन 6 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो भी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल या डेथ कॉज करेगा या स्ट्रेस कॉज करेगा। इतनी बात समझ आई? तो BOD लेवल हमारे पास लेस देन 5 होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए लेस देन 1 होना चाहिए, और DO लेवल हमारे पास 6 होना, लेस देन 6 होना चाहिए। किसके लिए? हमारे पास यहाँ पे पॉन्ड में, पॉन्ड मतलब रिवर में, जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कोई भी हार्मफुल कॉज ना करे। क्लियर? तो यहां से वेरी क्लीन वाटर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 यहां से मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये यहां से हम लोग का स्टार्ट होता है सेक्शन बी। इससे पहले अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस जो लगा रहे हैं उसमें हम लोग ने सेक्शन ए कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी। चलो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है number of compounds from the following which will not dissolve in cold NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड but will dissolve in NaOH, ठीक है। एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, CO3 हो, NO3 हो, SO3 हो, हमेशा ही यहां से उसके करस्पॉन्डिंग गैस रिलीज होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे NaHCO3 है, इसका मतलब यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, बचा हुआ H मिलके वाटर बनाएगा और Na मिलके कहीं ना कहीं जाकर के वो अटैच होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सब एक बेसिक कंडीशंस में है, ठीक है। अब बेसिक कंडीशंस में इसका मतलब ये सारे के सारे एसिडिक कैरेक्टर दे रखे होंगे, एज अ गैस अमाउंट लगा रहे। अभी मैंने नहीं देखा कि इन सब में क्या दे रखा हुआ है, अब ये मुझे इतना खाली मैं देख रहा हूं
कि यहाँ पे जो भी दे रखा होगा ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हुए हैं। देखो COH है, देखो एस्टर है, देखो एल्कोहल है, देखो एल्डिहाइड है, अच्छा यहाँ पे कार्बन है यानी कीटोन है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड दे रखा हुआ है, यहाँ पे ईथर दे रखा हुआ है, यहाँ पे फिर से एस्टर दे रखा हुआ है, यहाँ पे फिर से एस्टर दे रखा हुआ है, यानी एस्टर के 1 2 3 1 2 3 1 2 यानी एस्टर के 3 कंपाउंड दे रखे हुए, ठीक है। कीटोन दे रखा हुआ। अच्छा अब यहां से समझने की जरूरत है कुछ, क्या अब देखते हैं। पहली बात बेस है तो एसिडिक कैरेक्टर वाले को उठा ले, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड, चलो इन सबको ले लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास एल्डिहाइड है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास एस्टर है, ठीक है। चलो ईथर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सब है हमारे पास। तुमको एक बात पता होनी चाहिए कि ये सभी जो हैं ये सब रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड के उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट हैं क्या, ये दोनों ही हमारे एक बेस कैरेक्टर शो करते हैं। इसका मतलब ये एसिडिक होना चाहिए। अगर ये अच्छा एसिडिक होगा तो इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, एकदम सिंपल सी बात है। सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे करेगा, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये बेंजोइक एसिड है तो COOH है, तो यहाँ से NaOH है तो यहाँ से Na+ आएगा, OH- है, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से इसको हटाएगा तो यहाँ से ये हमारा पूरा हटके और यहाँ पे Na आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से अगर ये अच्छा एसिडिक होगा तभी तो अपने इस H+ को रिमूव करेगा। अगर ये H+ को रिमूव नहीं करेगा तो कैसे होगा, H+ को रिमूव कैसे कर रहा है, हाँ भाई वो इस तरह कर रहा है क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O, यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, यहाँ से रेजोनेंस शो करता है क्योंकि कार्बन का ये बॉन्ड मान लो यहाँ शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पास आया, तो यहाँ पे बॉन्ड है तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड ही बना सकता है, इसलिए इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया, तो रेजोनेंस के थ्रू भी ये शो करता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से बेंजोइक एसिड का जो pKa वैल्यू होता है वो हमारे पास 4.62 के समथिंग होता है, किसका, बेंजोइक एसिड का, ठीक। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फिनॉल होता है, अब कहेंगे कि फिनॉल रिएक्शन नहीं करता है, हाँ जाहिर सी बात है, फिनॉल जो है हमारा बेचारा वो रिएक्शन नहीं देता है NaOH के साथ। लेकिन अगर हम लोग हाई कंडीशन लें या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं जैसे NO2, जैसे यहाँ पे NO2, तो ये इससे क्या होता है, इसका pKa यानी एसिडिक कैरेक्टर इसका बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो इसीलिए इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यानी जो pKa वैल्यू होता है इसका वो 4.2 समथिंग चला जाता है। देखो उससे बेंजोइक एसिड से भी कम हो गया, इसलिए तो इसका मतलब ये बेंजोइक एसिड से, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ कंडीशन में तो अल्कोहल रिएक्ट करता ही है, बेंजोइक एसिड भी रिएक्ट कर रहा है। बेंजोइक एसिड हॉट कंसंट्रेट मतलब हॉट सॉल्यूशन कोल्ड सॉल्यूशन दोनों में रिएक्ट करता है, सेम एज अल्कोहल भी रहेगा। अब इसके बाद हमारे पास बचता है एस्टर। अब एस्टर जो रहता है वो हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास RCOOR है, ठीक है भाई, यही एस्टर हुआ क्योंकि कार्बन किसी ना किसी बॉन्ड से तो अटैच होगा, प्लस यहां से हम लोग लेते हैं NaOH, तो यहां से क्या होता है R हट जाता है तो यहाँ पे RCOONA की फॉर्मेशन करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस पे करता है, ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करता है, वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ से जो कार्बन और इसका बॉन्ड होता है वो इतनी आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो टूटेगा नहीं, मतलब कहने का जो CO और C ये जो बॉन्ड है ये इतनी आसानी से ब्रेक ही नहीं हो रहा है। अगर इतनी आसानी से ज्यादा ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो निकलेगा नहीं, इसीलिए हॉट NaOH सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे Na आकर के अटैच हो जाता है, बस। तो इसीलिए अब हमारे पास जो एस्टर कंडीशन जो दे रहा है वही फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एस्टर कंडीशन में हमारे पास कौन कौन है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन 2 है, ये 3 है, 4 में एल्डिहाइड है, 5 में एल्डिहाइड, ये कीटोन है सॉरी, और ये हमारे पास ईथर है। अच्छा ईथर क्यों नहीं लिया, ईथर हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड्स है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता। यहाँ पे हमारे पास बाकी बचा ये रहा एस्टर, यानी 2 3 और ये आखिरी वाला 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 2 3 7 हमारे पास क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 3 7 यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम द टेम्परेचर, यानी पहली बात एक्सपैंड कर गई है गैस, तब वो 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें हम लोग 273 अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास 300 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब T हमको मिल गया, T2 मिल गया, यानी
एक्सपैंड हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को CV दे रखा हुआ है। CV हमारे पास क्या होता है, CV डेल्टा टी, यानी NCV डेल्टा टी, यानी W इज इक्वल टू CV डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद यानी हमको वर्क डन दे रखा हुआ इतना, लेकिन एडियाबैटिकली प्रोसेस दे रखा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास जो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, ठीक है, यहां से डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। यहां से डेल्टा U हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिकली यानी हीट ना बाहर जाए, यानी हीट हमारे पास 0 है, ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिकली का मतलब ही होता है हीट के, यानी Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। W यानी इसके बराबर हो जाएगा, यानी अगर ये हमको 3 दे रखा हो तो ये हमको 3 दे रखा हुआ है, तो ये डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो 1 दे रखे हुए हैं। C हमारे पास देखो, CV हमारे पास 20 दे रखा हुआ है, लेकिन CV देखो हमारे पास जूल में दे रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास किलो जूल है। किलो जूल से जूल में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 3000, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को T2 माइनस T1 हो जाएगा, क्योंकि चेंज है तो चेंज इस तरह होता है। अब ये हमको दे रखा हुआ है कितना, कहाँ गया, 300 ना, हाँ ये देखो 300, ठीक है। अब 20 को मैं नीचे उतार लूं तो नीचे उतार लेता हूं, तो नीचे हमारे पास उसको उतारेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा और ये 150 हो जाएगा। अब यानी यहाँ पे हमारे पास 30 है, ये 150 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी हमारे पास T1 कितना आ जाएगा, अरे 150 आ जाएगा। क्लियर, केल्विन में चल रहा है तो केल्विन में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। देखो देखो देखो, जो हम लोग को जैसे क्वेश्चन में कह रखा था हम लोग ने बिल्कुल वैसे किया, अपना बिल्कुल माइंड यूज नहीं किया, हमसे बस खाली कह रहा था CV का फॉर्मूला लगाएं, तो NCV हमारे पास डेल्टा T था, ये हमारे पास डेल्टा U बराबर, तो यहाँ पे हमको वर्क डन दे रखा हुआ था, तो Q प्लस हमारे पास W हो गया, Q हमारे पास हीट 0 है तो दोनों W बराबर हो गए, तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब 3 नहीं रखना था क्योंकि यहाँ पे जूल है और यहाँ पे किलो जूल है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3000 हो गया। अब समझ आया पक्का अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। अ शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन बना रहा है, यानी 3 हो गया, ठीक। 2 मोल्स ऑफ ल्यूसीन बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ ल्यूसीन बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ वेलाइन बना रहा है, वेलिन बना रहा है, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे। अब यहां से देखो पहले एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जो हमारे पास जो पेप्टाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज, इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। कितने पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे, 3 2 4 7, तो 7 - 6, तो हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज कितने आ जाएंगे, 6। पेप्टाइड लिंकेज कितने आ जाएंगे, 6। तो हमारे पास यहां से आंसर हो गया। पहले तुम लोग को पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड एक एमिनो एसिड का हमारे पास COH और दूसरे एमिनो एसिड का हमारे पास अमीन, इसमें से इस तरह, इसको मैं इस तरह लिखता हूं, इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना और C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में बॉन्ड बनाना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ऐसे ही पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे कितने सारे शो कर रहे हैं, वो हमारे पास शो कर रहे हैं 6। अब कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही, अभी मैं बताऊंगा। यहां से दूसरा ग्लाइसिन लिया, दोनों का हम लोग ने वाटर रिमूव किया, तो देखो अब की बार मैंने क्या किया, इसी को ओपन करके लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो रहा है, देखो इस तरह वाटर निकल रहा है COH, तो हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड, इसका मतलब ये नॉन मेटल एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये अमाइड टाइप है, C डबल बॉन्ड हो NH2, लेकिन H की जगह ये पूरा यानी 2 डिग्री आ रहा है, इस वजह से लिंकेज 2 अमीनो एसिड टुगेदर इन अ प्रोटीन चेन, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक का अमीन ग्रुप, डिहाइड्रेशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहां से हम लोग को ये मिल रहा है। कुछ समझ आ रहा है पक्का। तो यहां से हम लोग को पेप्टाइड बॉन्ड तो मिल गया। अब देखो पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड होता कैसे। देखो एक कार्बन रहेगा, हमेशा उसके साथ एक H, हमेशा उसके साथ एक NH2, हमेशा उसके साथ COH। बस इधर साइड जितनी चीजें चेंज होती चली जाएंगी वो एमिनो एसिड चेंज होते चले जाएंगे। तो यहां से अगर H लगा दो, ग्लाइसिन, ठीक। अगर इस H को हटा करके कार्बन लगाया, उसके साथ एक कार्बन, उसके साथ एक कार्बन लगाया, या फिर बहुत जगह ऐसे भी देखने को मिलता है, ये इस तरह कार्बन और कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग वेलाइन। क्या बोलेंगे, वेलाइन। इसके बाद अगर मान लेते हैं मैंने यहां पे ये यही चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन बढ़ा करके मैंने ये लगा दिया,
अरे नहीं, अभी भी नहीं बढ़ा ना, एक कार्बन यहाँ पहले बढ़ाओ, कार्बन बढ़ाओ, कार्बन, एक कार्बन बढ़ाओ, फिर एक और कार्बन बढ़ा करके इस तरह। मतलब कहने का अगर ये कार्बन नहीं था तो हमारे पास वेलाइन था, अगर ये अब एक और कार्बन आ गया तो हमारे पास ये बन गया ल्यूसीन, ठीक है। और यही सब हटा, इस सब को हटा करके अगर मैंने खाली H लगाया है तो मेरे पास बन रहा है ग्लाइसिन, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ल्यूसीन में हमारे पास आइसोप्रोपाइल जैसे रहता है, कार्बन 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 और कार्बन, देखो ये वैसे ही है, तो आइसोप्रोपाइल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही कितने पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास बन रहे हैं, ऐसे ही पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास बन रहे हैं 6। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, N-1 पेप्टाइड लिंकेज का ही फॉर्मूला होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेड स्टोरेज बैटरीज कंटेनिंग 38%, ठीक है, 38% बाय वेट, अच्छा यानी उसका हमें वेट दे रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ H2SO4 दे रखा हुआ है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर यानी I हम लोग को दे रखा हुआ है 2.67, ठीक है। KF दे रखा हुआ है हम लोग को 1.8। अब KF से हम लोग को पता चल गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में I इंटू में M। KF दे रखा हुआ है 1.86, इंटू में I हम लोग को दे रखा हुआ है 2.67, इंटू में अब ये क्या है हमारे पास, मोलैलिटी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट रखेंगे, अच्छा ठीक है। इसका मतलब एक बात बताना, मेरे पास मान लेते हैं सॉल्यूशन रहा होगा 100, उसमें से हमारे पास ये क्या है, सॉल्यूट, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर, मतलब इसका मास ऊपर, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों 98, तो 98 नीचे रखा, लेकिन ग्राम में है तो ऊपर हम लोग ने यहाँ पे 1000 कर दिया, ठीक है। अब नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्यूट था, सॉल्यूशन पूरा मिला के H2SO4 का था, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन 100 होगा, इसमें से 38 निकल गया, तो हमारे पास कितना बचा होगा, 100 में से अगर हम लोग 38 हटा देंगे तो यानी यहाँ पे बचा हमारे पास 2, 9 में से 3 गया तो हमारे पास बचा 6, यानी कितना बचा होगा 62। यार मुझे पता है 38 माइनस करेंगे 62 आएगा, लेकिन तुम्हारे सामने मैं पूरी कैलकुलेशन कर करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या निकालना है हमको, डेल्टा TF। अब यहां से आप लोग इस डेल्टा TF को सॉल्व करोगे तो आप लोग का आएगा 30.05। इस अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको पूरा सॉल्व करोगे कितना आएगा, 30.05 आएगा। अच्छा ठीक है, यहां तक आ गया। अब भाई यहां से एक काम करो, एक 2 जीरो नीचे निकालो, ठीक है, और यहां से 2 जीरो नीचे निकालो, यानी ये चला जाएगा 3 जीरो, यहां से यहां मर जाएगा, ठीक है, और बाकी फिर पूरी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व होती चली जाएगी। अब यहां से हमारे पास यहां से आ गया डेल्टा TF आ गया, ठीक है। अब डेल्टा TF जब आ गया है तो यहां से हमसे क्वेश्चन में देखो कह रहा था टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर रहा था, यानी इन केल्विन पूछ रहा है पहली बार, और सॉल्यूशन बैटरी लाइफ की बात कर रहा है सॉल्यूशन में। इसका मतलब हमारे पास जो डेल्टा TF है वो बराबर होता है TF0 माइनस TF के। एक और फॉर्मूला होता है ऐसे ही, डेल्टा TB इज इक्वल टू वो होता है TB माइनस TB0 का। तो ये हमारे पास प्योर का है, लेकिन केल्विन में कह रहा है तो हम लोग रख लेंगे 273 केल्विन। हमारे पास कितना आ रहा है 30, है ना, तो 30.05, तो हमारे पास कितना आ रहा है 30.05, तो मतलब हम लोग इसको लगभग 30 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी 243 हमारे पास आंसर समथिंग आ रहा है, जो कि क्या रहा होगा भाई, हमने क्या माइनस किया है, हमने माइनस किया है इसको, क्योंकि हमने फाइंड किया है ये, हमने इसको चेंज कर दिया, सबको इंटरचेंज कर दिया, तो डेल्टा TF वो सिर्फ TF हमने उधर ले लिया, ये इधर आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया 243, हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। समझ आया अच्छे से, तो यहां से हमारे पास आंसर कितना हो गया, यहां से हमारे पास आंसर हो गया 243। अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं था तक, देखो बहुत इजी था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या करना था, यहां से टेम्परेचर सॉल्यूशन पहचानना था, डेल्टा TF वाला हम लोग को फॉर्मूला पता होता तो हो जाता, और I की वैल्यू दोनों दे रखी होती तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ 50 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कह रहा है। अच्छा स्ट्रेंथ पूछ रहा है, स्ट्रेंथ का देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखो स्ट्रेंथ का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, उसी के मोलिकुलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, या तो हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला, देखो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में 11.35 लीटर, ठीक है। यानी अब यहां से हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला जो हो जाता है हमारे पास, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट,
ठीक है, मैंने वहां पे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिया था, यहाँ पे मोलैरिटी के भी टर्म में, दो टर्म में हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है, इसी मोलैरिटी को फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोग को दे रखी थी 50 दे रखा हुआ था, अपॉन में 11.35 हो गया। उसका देखो मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा हुआ है 34, तो यहाँ पे हम लोग ने 34 को पुटअप किया, हमारे पास 150 आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, मोलैरिटी से रिलेटेड। अब मान लेते हैं मुझे एक भी ये फॉर्मूला याद नहीं था, अब मैं कैसे निकालूंगा? तो मुझे इतना पता है कि हमारे पास जो H2O2 है ये ब्रेक करता है H2O में प्लस O2 में। ठीक, ये दे रखा हुआ है 2, तो ये 4 हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, 2 2 4, हाँ सही है सही है सही। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका 50 लीटर दे रखा हुआ है। अब एक बात मान लेते हैं कि हम इसके निकालते हैं, मास निकालते हैं, क्योंकि हमको इसका मास नहीं दिया है ना, तभी तो नंबर मोल्स आएगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास करके। मास कैसे निकालेंगे? तो यानी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, लेकिन इन्होंने हमें क्वेश्चन में 22.7 दे रखा हुआ है, तो हम लोग ने वो ले लिया। नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करोगे तो मास अपॉन में मोलिकुलर मास, वॉल्यूम हम लोग को दे रखा हुआ 50, अपॉन में दे रखा हुआ 22.7, ये हमको दे रखा हुआ है 34। ठीक है, तो 34 यानी मास इज इक्वल टू 50 में हमारे पास आ जाएगा 34 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 22.7, यानी 5 4 जा 20 हासिल गया 2 5 3 जा 15, यानी 1700 आ रहा है, और नीचे 22.7 डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 74.8 समथिंग हमारे पास कुछ ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 74.8 समथिंग आ गया। अच्छा, अब ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास मास आ गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास करके। तो मास आ रहा है 74, नीचे आ रहा है हमारे पास 34 जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास आ रहा है, यानी 74 को हम लोग ने डिवाइड किया, यानी हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी मान लेते हैं 2.2 समथिंग आ रहा है। ठीक है, लेकिन H2O2 के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, तो यानी H2O2 के 2 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.4 समथिंग चला जाएगा। अब 4.4 समथिंग, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो यानी 4.4 इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू में 34, यानी 34 इनटू में 44 अगर हम लोग करेंगे, 4 4 जा 16, 6 हासिल गया 1, 4 3 जा 12, 1 3, यानी 4 फिर 4 4 जा 60, यानी 1, यहाँ पे 136 फिर से आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 9, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, और यहाँ पे आया हमारे पास 1। अब सुनने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पे पॉइंट था, तो पॉइंट आ जाएगा एक डिजिट के बाद, तो यानी 149.6 आ रहा है, इसका मतलब 150 यहां से भी आ रहा है। कुछ समझ आया? तो 150 तो यहां से भी आ गया और 150 यहां से भी आ गया। अब आप लोग को ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला आप लोग को इजी बैठे आप लोग उस फॉर्मूले से लगा लेना। मोलैरिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन दिस वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारे पास हम लोग को दे रखा था 50, ये फॉर्मूला हम लोग ने स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में पुटअप किया, क्योंकि मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब समझ आया? पक्का अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। अरे यार नर्ने से क्वेश्चन लगनी है, लगाओ भाई। ए सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, माइनस का 0.06 दे रखा हुआ है, तो 0.06 हो गया, डिवाइड में n का एक्सचेंज कितना है? यहाँ से 2, यहाँ से 2, अरे n का एक्सचेंज 2 है, यहाँ से log हमारे पास कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहाँ से देखो एक x से जा रहा है x+2 में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक, दूसरा हमारे पास y2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारे पास जा रहा है y में, यानी ये कैंसिल हो गया, तो y2 अपॉन यानी x2 अपॉन हमारे पास y2। ठीक है, ये सब 2 प्लस है, कोई पावर नहीं है, ध्यान रखना। तो यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ऊपर x वाले का दे रखा हुआ है 0.01, नीचे वाले का दे रखा हुआ है 0.1, यानी 0 हटाया तो 3 0 हो गए, 1 2 3 आ गए थे, नीचे वाले में ऊपर 2 0 जाएंगे, यानी 100 अपॉन में 1000, यानी 0 से 0 मर गया, यानी log माइनस आया, यानी -1 आया इनटू में। ठीक है, -1 आ गया, यहाँ पे ध्यान रखना इसकी पूरी वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, ये आ जाएगा 0.03, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 0.03 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब ई सेल निकाल लेते हैं। ई सेल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ध्यान देते हैं,
हमको दे रखा हुआ है यहाँ पे x से x+2, लेकिन यहाँ से x2 प्लस से x दे रखा हुआ है, यानी इसका उल्टा दे रखा हुआ है। हम लोग E, देखो मैं जैसे E सेल निकालता हूँ, E नॉट सेल मैं ऐसे निकालता हूँ, एनोड प्लस कैथोड, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो हम लोग को ऑक्सीडेशन में देखो हम लोग को दे रखा हुआ है ये वाला ऑक्सीडेशन है, यानी इसका साइन उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 0.36 प्लस कैथोड का कितना रखेंगे, आपकी कैथोड का तो देखो सही दे रखा हुआ है ना इन्होंने, यहां से y2 से जा रहे हैं y में, तो यहाँ पे भी y2 से जा रहे हैं y में, ठीक है, और यहाँ से है ना, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 0.36, तो प्लस का 0.36, तो हमारे पास यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6 6 12, हासिल गया 1, यानी हो जाएगा 2.72 हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.72 प्लस का 0.03 हमारे पास आ गया। इतनी बात ले, इसको ऐड करें तो 2.72, यहाँ से हमारे पास आ गया 0.03, यानी यहाँ से आ गया 6, यानी 2.76, ठीक है। लेकिन हमसे देखो यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर कह रहा था 10 की पावर -2, यानी इसके अप्रोक्स आ गया। अब कुछ समझ, अरे 2 0 पीछे कर दिया ना, अब समझ आया अच्छे, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ गया, कुछ नहीं करना था, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन दे रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस फर्स्ट डीकंपोजिशन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं, तो इफ द टाइम टेकन 60%, पहला 60% है, ठीक है, और उसका टाइम दे रखा हुआ इतना, दूसरे में 90% उसका टाइम पूछ रहे हैं। अरे यार देखो यहाँ पे देखो भाई k = 2.303, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा t, और यहाँ पे क्या होता है log a/a-x, भाई यही फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हमको k = 2.303, नीचे हमारे पास आ जाएगा 40 log, ऊपर 100 होगा मान लेते हैं, नीचे 100 में से 60 निकल गया, यानी 40 बचा, अरे यही बचेगा ना, तो 60 चला गया 40 बचा, यानी ये से ये चला गया, 2 5 जा और 2 2 जा, यानी log 5/2 है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये log 5 - log 2 हो जाएगा। देखो इन्होंने हमको कोई वैल्यू दे रखी हुई है, इन्होंने हमको वैल्यूज नहीं दे रखी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होता है, जो यहाँ से log 5 की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0.698। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.397, हमारे पास ये आ जाएगा। इसका मतलब log सॉल्व होकर के हमारे पास इतना आ गया, यानी k = 2.303 डिवाइड बाय 540 इनटू में हमारे पास आ जाएगा 0.397। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, k की वैल्यू। लेकिन हमको अब t निकालना है कितने सेकंड में, तो यानी t = 0.303। अब यहां से log k कितना रखेंगे, हमारे पास इतनी, इस पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0016, हमारे पास अप्रॉक्स ही आएगा। तो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं 0.0016 हमारे पास आएगा, इनटू में, अरे इनटू कह रहे लॉग रहेगा, लॉग अब की बार ऊपर 100 रहेगा, नीचे 100 - 90 यानी 10 हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब सिंपली इसी को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग, हमारे पास आंसर आएगा 1439.3 के समथिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यानी हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास टाइम ज्यादा आ रहा है। ऐसा कैसे ज्यादा आ रहा है, हम लोग ने कहीं ना कहीं तो कुछ गलती किया है, आपने नहीं हमने किया है। तो नीचे 40 आया तो 0 से 0 चला गया, 2 5 जा 10, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमारे पास माइनस करके आंसर यही आया यार। नहीं हमारा आंसर सही आ रहा है, हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। बहुत जगह क्या किया गया होगा हम बता रहे हैं, ये जो 0.397 आ रहा है ना, इसको माइनस करके तो हमारे पास इन्होंने 0.4 ले लिया होगा, तो यहाँ से ये वैल्यू बढ़ गई होगी, तो 0.117 मतलब 0.017 के अप्रॉक्स हो गई होगी। तब यहाँ से इसको सॉल्व करके ये t हमारे पास जो है थोड़ा सा कम आ रहा होगा। हमारा भी आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, कुछ भी गलत नहीं, सारा मेथड सही है यार। बहुत सी जगह इन्होंने क्या किया होगा, ये 10 अपॉन ये है तो इसको इन्होंने 0.4 ले लिया होगा, और ये 1 अपॉन log 1 अपॉन 0.4 को ये 2.5 समथिंग मान रहे होंगे, जिसको ये लोग 0.4 के बराबर ले रहे होंगे। तो 0.4 के बराबर यहाँ पे इन लोग ने डायरेक्ट ऐसे ही 0.4 रख दिया होगा, इन्होंने इस तरह किया है। लेकिन हमारा भी मेथड एकदम करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास आंसर 1439.3 समथिंग, हमारे पास ऐसे ही कुछ समथिंग आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है।
SO2 से O2 से SO3 जा रहे हैं और यहाँ पे डेल्टा H निगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक यानी इसका मतलब रिएक्शन आगे भागेगा। कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO2। अच्छा ठीक है, आगे एक बात बताओ, रिएक्शन वैसे ही एक्सोथर्मिक हो रही, अगर हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड भागना चालू हो जाएगी। बैकवर्ड अगर इधर भागेगी तो यानी इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका तो घटने लगेगा, इसका तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर से तो नहीं होगा। तो अगर पहले ही ऑप्शन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हटा दो, इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ाएंगे, हाँ प्रेशर बढ़ाने से हो सकता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो यानी रिएक्शन आगे भागेगी, यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन अगर आगे भागेगी यानी इसका यील्ड अच्छा होने लगेगा, इसका यील्ड अच्छा होने लगेगा, तो इसका मतलब यहां से ये ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ एडिंग मोर SO2। हाँ, अगर SO2 ऐड करेंगे फिर रिएक्शन इधर भागेगी यानी SO3 बनता चला जाएगा। भाई अब हम लोग कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से यानी इधर हम लोग रिएक्टेंट में ऐड करेंगे, हम लोग की तरफ SO2 यानी SO3 बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एडिंग मोर A2 सेम एज SO2 की तरह है कि अगर फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट में ऐड कर रहे हैं यानी फिर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर SO3 बनता चला जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, नहीं कैटलिस्ट तो क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को मेंटेन करता है, यानी वो इक्विलिब्रियम पे उसका कोई रोल नहीं रहता, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को कम करता है या बढ़ाता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सी करेक्ट है और बी करेक्ट है, यानी 3 करेक्ट है। तो यानी 3 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। समझ आया ना पक्का? ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड दे रखा हुआ है। ठीक है, क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल एज 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी हुई है। ठीक है, डेंसिटी हम लोग को दे रखी हुई है 4.0, मुझे पता है आप लोग फॉर्मूला देख रहे हो, तो 4.0। ठीक है, देन द पूछ रहा है द नंबर ऑफ FeO यूनिट पर सेल पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा हुआ है 56 + 16 यानी हो गया हमारे पास 72। अच्छा ठीक है, और Na यानी अवागाद्रो नंबर 6.022 या फिर 0.23 × 10⁻23, लेकिन हमसे कह रहे हैं सिर्फ हम लेंगे 6। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक बहुत आसान हो गया फिर तो। यानी हम लोग को देखो डेंसिटी दे रखी हुई है, डेंसिटी दे रखी हुई है हमारे पास 4.0 = Z, हमारे पास ही तो निकालना है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग ने Z ले लिया, इनटू में M यानी मॉलिक्यूलर मास 56 यानी 72 डिवाइड बाय Na यानी 6.0 यानी हमारे पास हो गया 23 इनटू में अब ए क्यूब हमारे पास चलता है सेंटीमीटर में, यहाँ पे दे रखा हुआ है एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्यूब कह रहा है यानी 5 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 125, तो 125 × 10⁻8 10⁻8 10⁻8 यानी 10⁻24, तो इनटू में 125 इनटू में 10⁻⁻24। ठीक, तो यहां से इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बस अब सिंपली यहां से Z कैलकुलेट कर लो यार। अरे 10⁻23 और 24 चला गया तो 10 बच गया, माइनस का 1 बच गया, मतलब माइनस का 10 बच गया, तो पॉइंट इधर बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं, और बाकी हमारे पास बचा यानी 4 इनटू में हमारे पास आ जाएगा 6 इनटू में हमारे पास आ जाएगा 125 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 72, यहां से हमारे पास आ जाएगा Z, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो 4 6 जा 20 यानी 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 6 2 जा 12 हो जाएगा। चलो अभी हम लोग इसको कैंसिल नहीं करते। ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब नीचे हमारे पास देखो 10 था ना, तो यानी पॉइंट ऊपर आ जाएगा, तो यानी ये हमारे पास जाएगा, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट के समथिंग अप्रॉक्स चाहिए था, तो 4 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आए? तो हमारे पास Z की वैल्यू हमारे पास 4 अप्रॉक्स आ रही, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में क्या रहा था, तो नियरेस्ट इंटीजर में निकाल दिया। अब क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता? तो आप लोगों को फॉर्मूला तो अच्छे से पता, ये फॉर्मूला अगर याद होता तो ही शायद क्वेश्चन हो पाता, फॉर्मूला नहीं याद होता तो नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ log x/m दे रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा वर्सेस log p, ये हमारे पास ग्राफ होता है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी इसका जो हमारे पास ग्राफ बनता है ये एग्जैक्ट ग्राफ ऐसे ही बनता है। इसमें हमारे पास log यानी x बाय मास वाला टर्म होता है, log के ये इंटरसेप्ट होता है, ये हमारे पास स्लोप जा रहा है जो कि इन्होंने खुद से स्लोप दे रखा हुआ है 1/n। ठीक है,
और यहाँ पे log p होता है। यहाँ पे हम लोग थीटा एज्यूम करके चलते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे tan थीटा हमारे पास हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग tan थीटा 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से अब ध्यान देना, यहां से हम लोग को इक्वल इंटरसेप्ट दे रखा हुआ है 0.6020। ये log 4 की वैल्यू नहीं है, हाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। द मास ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एब्सॉर्बेंट, जो कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है। log 2 की वैल्यू उन्होंने देखे। अब आओ सिंपली कैलकुलेट करते हैं। अब तुम सिंपली पहले बताओ कैलकुलेट करोगे क्या। यहाँ पे पूछा है स्ट्रेट लाइन एंगल यानी मास ऑफ गैस एब्सॉर्ब एट द प्रेशर, यानी यहाँ पे पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा ना x/m वाली वैल्यू। और यहाँ पे ध्यान देते हैं यानी हमें पूरा यही कैलकुलेट करना है, लेकिन log के टर्म में नहीं, सिंपली इसके टर्म में। पहले एक बात बताओ, ये इक्वेशन कैसी है, इस तरह होती है। फ्रेंडली आइसोथर्म की इक्वेशन यही होती है यार, log x/m log k प्लस का 1/log p, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ये पूरा का पूरा टर्म हम लोग को 1/n इतना दे रखो, यानी n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 दे रखी हुई है, ठीक है। y = mx + c का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि स्ट्रेट लाइन वही शो कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग को k दे रखा हुआ है, log k इतना दे रखा हुआ है, हम लोग ने n निकाल लिया, यहाँ से 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ से ध्यान दो, log k तुम यहाँ पे रखोगे 0.6020, यहाँ पे रखोगे 1, तो यानी यहाँ से ध्यान दो, ध्यान देना, ये तो log के टर्म में था, हमसे पूछ रहा था सिंपली टर्म में, तो हम लोग ने log हटा दिया, तो यहाँ से k p की पावर 1/n आ जाती है, और x/m ये फॉर्मूला होता है विदाउट log, यानी ये हमको निकालना है। k हम लोग को दे रखा हुआ है 0.6020, इनटू में हम लोग ने उसकी 1/n की वैल्यू प्रेशर दे रखा था 0.4, 1/n की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1, और ये 0.6020 ये हमारे पास होता है log 4, यानी हमारे पास 4 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.6 आ गया। अब यहां से जो हमारे पास 1.6 आ गया है, नियरेस्ट इंटीजर में बात कर रहा था, तो हमारे पास 16 आंसर आ गया। ऐसा कुछ जो तुम लोग को ना समझ आएगा, देखो भाई फ्रेंडलिक आइसोथर्म का ये पूरा का पूरा ग्राफ होता है, और ये हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है, y = mx + c से रिलेट करता है, तो उसकी वैल्यू है। log k की वैल्यू हमारे पास इतनी दे रखी हुई, ये log 4 की होती है, तो यहाँ पे 4 टर्म हो गया, ठीक है। स्लोप हम लोग को थीटा दे रखा है, तो tan थीटा यहाँ पे होता ही है, रट लो, tan थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से 1 आ गया, यानी 1/n = स्लोप 1 दे रखा है, यानी n = 1 आ गया। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा था x/m, तो यहाँ से k की वैल्यू, p की वैल्यू 0.4 प्रेशर है, और उसकी वैल्यू 1 दे रखी हुई है, तो यहाँ से x/n हमारे पास 1.6 आ गया, ठीक। अब यहां से पूरा का पूरा हम लोग ने जेईई मेंस का, हम लोग ने 30 जनवरी का, हम लोग ने शिफ्ट 2 भी हम लोग ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे 31 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। आज चलो जल्दी से देख लेते हैं। फिर ऐसे ही हम लोग देखेंगे फर्स्ट वेव का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। फिर चलेंगे हम लोग सेशन 2 में, जो कि कहां पे होता है, अप्रैल में होता है, फिर हम लोग वहां से देखेंगे, क्लियर। और चलो जल्दी से देख लेते हैं 31 जनवरी का।